आप लोगों से मिलना था। भैया आप लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। अरे भाई हम भी बड़ी मुश्किल से आ पाए। अरे यार हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में। सर नाम तो आप वहीं से शुरू होता है सबका। आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में स्थित ट्रॉमा सेंटर सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी सवालिया निशान उठाए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना को भी शर्मनाक बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के एक अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि जल्द ही यह सरकार गिरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें उनके संघर्षों का फल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर जगह परेशान होना पड़ा, कई जगह धरने प्रदर्शन करने पड़े और कई मौक़ों पर उन्हें अपमानित होना पड़ा। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी और उन्हें निराश नहीं करेगी। तो आने वाले समय में भी सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक नफीस अहमद द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कहे गए इस शब्द पर क्यों मुसलमान की आवाज़ हमेशा दबाई जाती है, उन्होंने कहा कि यह उनके घर का मसला है और वह घर में बैठकर ही सॉल्व कर लेंगे। इस दौरान उन्होंने नफीस अहमद को मंच पर बुलाया और मीडिया को संतुष्ट करने के लिए केवल यह कहा कि उस दिन हो सकता है नफीस ने खाना नहीं खाया हो और उन्हें गुस्सा आ गया। यह हमारे परिवार का मामला है और हम इसे स्वयं देख लेंगे। वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना पर अखिलेश यादव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, वह महिलाओं के दर्द को समझती हैं, लेकिन बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा वहां पर नए सिरे से टीम का गठन हो चुका है, जांच चल रही है और जल्द ही दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। आप लोगों से मिलना था। भैया आप लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। अरे भाई हम भी बड़ी मुश्किल से आ पाए। अरे यार हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में। शेख राय जी को और उनकी पूरी टीम को और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने परिवार के दादाजी के नाम पर ये हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जहां गरीब को इलाज के लिए कई बार समय पर अस्पताल नहीं मिलता है और सही समय पर अगर इलाज मिल जाए तो गरीब को कहीं और दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अभिषेक राय जी को बधाई देता हूं। इनके परिवार का योगदान, इनके दादाजी का, पिताजी का समाज के लिए और आसपास की जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और इस परिवार ने वर्षों यहाँ पर लोगों के बीच में रह कर के काम किया, सेवा की, मदद की है। आज उसी तरीके से ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, कम से कम हिम्मत जुटा रहे हैं एक अच्छा अस्पताल खोलने के लिए। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकारों की थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान कहता है शिक्षा और स्वास्थ्य एक वेलफेयर स्टेट की प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि प्राइवेट में अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, प्राइवेट में अपने संसाधन लगा करके अच्छा अस्पताल बनाने का प्रयास चल रहा है और इस प्रयास, इस कोशिश के लिए मैं अभिषेक जी को और उनके पूरे परिवार सहयोगियों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ जो पार्टी के नेता हैं, दाईं तरफ करेली मंत्री जी से लेकर के अभी जो हाल ही में चुनाव जीते हैं हमारे सांसद राजीव राय जी, ओम प्रकाश जी, आदरणीय बलराम यादव जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिला अध्यक्ष हमारे
और हमारे तमाम नेता और सांसद आजमगढ़ यहाँ सभी मौजूद हैं। आज ज़रूर इस अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अभिषेक जी जो समाजवादी पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन की तरह पैनलिस्ट हैं, पैनल पे जाते हैं, कई चैनलों पे अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आज जो ये शुरुआत लालगंज में कर रहे हैं, इससे बहुत गरीब जनता को लाभ मिलेगा। समय पे इलाज मिलना ही सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे उम्मीद है कि समय पर इलाज मिलने से न केवल जीवन बचता है, बल्कि कई बार गरीब को अपना पूरा संसाधन लगाना पड़ता है, उससे भी बचने का काम होगा। प्रचंड जीत के बाद पहली बार आना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आपकी पार्टी ने इस चुनाव में पीडीए का नारा दिया था, बुधवार के दिन आप ही की पार्टी के विधायक नफीस अहमद के साथ में आप ही के पार्टी के लोग अभद्रता करते हैं और जब पत्रकार उसको कवरेज करता है तो पत्रकार के साथ में हाथापाई होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार साथी, हालांकि ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ये सवाल पूछा है तो अच्छा किया आपने। ये हमारे पीडीए परिवार का मसला है, घर बैठ करके हम लोग ठीक कर लेंगे। और जो दोनों हैं, दोनों पीडीए हैं। अगर पीडीए का पीडीए से झगड़ा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ नफीस अगर कहीं यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ है नफीस? नहीं तो फिर तुम्हारे माध्यम से फिर न्यूज़ बन जाएगी। नफीस कहाँ है? चले गए? अभी तो कॉफ़ी पी रहे थे हमारे साथ, बुला लो ने। तो ये हमारा अपना है और पीडीए की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस पीडीए में सब लोग हैं। और हाल ही में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको याद होगा जिस तरीके से बच्चे लड़े थे अपनी नौकरी को लेकर के, जो हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया है। सोचो 69,000 अपने आरक्षण को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के कितना वो लड़े हैं। उन्हें कई मौक़ों पर अपमानित होना पड़ा है। उन्होंने अपने हक के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, सड़क, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो अपने हक के लिए न गए हों। जो नाइंसाफ़ी हुई थी उनके साथ, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूँ माननीय न्यायालय के बाद अब उन्हें उनका न्याय मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा। और यही लड़ाई बड़ी थी पीडीए के लिए कि कुछ लोग सत्ता में बैठ करके उनके हकों को छीन रहे हैं। हमें उम्मीद है पीडीए का परिवार और बड़ा होगा। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि पीडीए परिवार को बढ़ाते रहें। तो आप आगे ले जाएंगे या आप इसको जो हमारे साथी पूछ रहे हैं, अगर एक एक करके पूछोगे तो सबका जवाब दे दूंगा मैं। लोकसभा चुनाव के बाद सर पूर्वांचल में पहली बार आपका आगमन है, पूर्वांचल में झोली भरकर आपको सीट, तो पूर्वांचल की जनता के लिए क्या कहें? मैं पूर्वांचल की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूर्वांचल की जनता जहाँ राजनीतिक सूझबूझ के साथ फैसला उन्होंने लिया, वहीं पूर्वांचल की जनता से समाजवादियों का बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा है और आजमगढ़ से बेहद भावनात्मक रिश्ता समाजवादियों का हमेशा रहा है। हम पूर्वांचल की जनता को और खासकर पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं, जिस जिम्मेदारी के लिए आपने हमको चुन करके भेजा है, लोकसभा में बैठ कर के खड़े होकर के आपके तमाम सवालों पर सरकार को घेरेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है,
जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। सर प्रदेश में अभी जब हाल ही में जब 5 में स्थान पे बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और तीसरे स्थान पे ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वो को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से और जो बक्सर से सड़क बन करके आ रही है तो भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेस वे किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है, हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। आपको तो समझ लेना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, कई प्रदेशों का चुनाव नहीं करा पा रहे। और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव ही नहीं घोषित हुआ तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। और सोचिए आप, बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है। और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। जिस दिन तालमेल बिगड़ेगा उसी दिन देखोगे आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई देगा। आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर क्या ये बीजेपी के लोग पेपर आउट का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, पेपर रद्द का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट, ये जो पेपर लीक है इसका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे के एक्सीडेंट। ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। सर केशव मौर्य के लिए अभी ऑफर खुला है? नहीं, ये मैंने 5 अगस्त को इस योजना को काल पे है रेप कांड को लेके, और आपने कहा कि डॉक्टर की ही बात करिए, तो इस पे क्या कहना है आपका? मैं वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। और जो एक मुख्यमंत्री रह करके फैसला ले सकता है, ममता बनर्जी जी ने फैसला भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच भी ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी सरकार थी, और याद करिए वो पन्ने पलटना आप, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टरों से मिलकर के माहौल खराब करने का काम किया था। घटना दर्दनाक है, जिस तरह से सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन आप खुद सोचिए यूपी में हालत क्या है, सोनभद्र की घटना या अन्य जिलों की घटनाएं मैं कैसे याद दिलाऊं आपको? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर भी है, दिल्ली में भी है। क्या उन्होंने वो सब इंतज़ाम कर दिए कि बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ कोई घटना ना हो? और अगर हम आंकड़े देखें, ये मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, हम सरकार में नहीं हैं, ये आंकड़े तो सरकार के हैं, आप लोग सब गूगल कर सकते हैं।
ये अलग बात है कि आप पे भी दबाव रहता है तो वो आप गूगल नहीं करके आंकड़े बताओगे, लेकिन तब भी हमारे तमाम सब पत्रकार साथी हैं वो ये जानते हैं कि अगर हम आंकड़े निकलवा रहे हैं देश के, तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादियों ने जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की है और जो संपन्न बनाने की पॉलिटिक्स है, जो रोजगार दिलाने की पॉलिटिक्स है, नौकरी दिलाने की पॉलिटिक्स है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री लाल किले से ये कहें, हालांकि वो आंकड़े गलत हैं उनके, लेकिन फिर भी अगर हम उनके आंकड़े वो मान लें, जो उन्होंने ये कहा कि आज़ादी के समय पर देश की आबादी 40 करोड़ थी और आज 140 करोड़ हो गई है, तो सोचिए हमारे आपके सामने चुनौतियाँ कितनी हैं और आने वाली पीढ़ी के सामने हमें कैसा देश और कैसा समाज बनाना है, वो भी बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने जो बिगाड़ा है सब, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के सब कुछ बिगाड़ दिया, उसको ठीक करने का मौका जनता देगी और 27 में जनता मौका देगी तो आप परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपने गंगा का पानी की सफाई के लिए कितना पैसा बह गया, नमामि गंगा के नाम पर। वो तो एक पुल बहा है, और एक पुल नहीं बहा बिहार में, कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज़्यादा पुल बहे होंगे तो शायद बिहार में बहे होंगे, और उसका कारण कई कारण हैं। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। मान लीजिए पुल बनाया यहाँ से बना, लेकिन न वहाँ पर दवाई पैरासीटामोल और सर्दी खांसी की दवाएं हैं, जांच बाहर से लिखी जाती है, दवाएं बाहर से लिखी जाती है, डॉक्टर 4 दिन आते हैं। मैं अपने पत्रकार साथी से कहूँगा, नेताजी ने और आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी सरकार में यहाँ बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना था। समाजवादी सरकार बनी थी, उसको फंड्स दिए गए थे, बजट दिया गया था और कोशिश की गई थी कि पूर्वांचल का और आसपास का अच्छा मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाए। इसके साथ साथ जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी समाजवादी सरकार का दिया हुआ था। मुझे याद है गाजीपुर में जब मैं गया था 100 सिया अस्पताल के उद्घाटन में, उस समय हम लोगों ने कहा था कि इसी अस्पताल को आगे बढ़ाएंगे और मेडिकल कॉलेज बनेगा। और पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िलों में कई अस्पताल दिए, चंदौली में दिया, तो कई जगह मेडिकल कॉलेज दिए थे। सरकार कहने को तो ये कहती है कि मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, वो आजकल आधुनिक खंडर दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर न डॉक्टर्स हैं, न प्रोफेसर्स हैं, न टेक्निकल स्टाफ है, न नर्सेज हैं, न दवाई है, न मशीन है, और अगर मशीन भी है तो चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए ये जो मेडिकल कॉलेज बनाए जो इतने बड़े पैमाने पर, उसमें गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपके विधानसभा में वहाँ भी बड़ा बना था, बहुत बड़ा, वो तो चल रहा है सर। और कोविड में काम आया था वो, याद है कि नहीं याद है? 200 बेड। और आपका मेडिकल कॉलेज भी, ये मेडिकल कॉलेज अच्छा चल जाए, मेडिकल हॉस्पिटल अच्छा चल जाए, तो गरीब जनता को बाहर नहीं भागना पड़ेगा, ना बनारस जाना पड़ेगा, ना दिल्ली लखनऊ जाना पड़ेगा, इलाज यहीं मिल जाएगा। यही प्रयास समाजवादियों का रहेगा। और ये तो मेडिकल कॉलेज हैं, जो अस्पताल बनाए थे PSC CSC, जो पैरासीटामोल की बात कर रहे हो आप, कई जगह बीमार आता और बताता है बीमारी ये, और दवाई डॉक्टर दे दे दूसरी। सही बात। तो सोचिए आप, और सरकार दवाई भी नहीं दिला पा रही है। इसीलिए हम अभिषेक राजी का धन्यवाद देंगे कि इन्होंने दादाजी के नाम पर और अपने संसाधन से ये बड़ा प्रयास किया है। यहाँ पर लोगों को इलाज समय पर मिल जाएगा तो उनकी जान बच जाएगी। सर भाई, इलेक्शन में समाजवादी पार्टी, तो इस पर आपको क्या करें? PDA ने MY को हराया है, PDA ने मोदी योगी लोगों को दोनों को हराया है, इसलिए MY से घबराए हुए हैं। सर उत्तर प्रदेश सरकार जो है और PDA से घबराए हुए हैं। सर उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हम आने वाले चुनाव से पहले ही गरीब मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये आंकड़े में क्या बताया था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये लोग सदन में बैठते हैं, ये हमारे मंत्री ओम प्रकाश जी, इनके एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई। कुछ नहीं बोलते, पूरा आप निकाल के देख लो इनके सवाल, अगर एक भी जवाब दिया हो सरकार ने। और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, अगर उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो किसान खुशहाल होना चाहिए,
नौजवान को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम हो, या कहीं ना कहीं पुल बन रहा हो, कहीं ना कहीं कारखाना लग रहा हो, तब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30% की ग्रोथ रेट चाहिए, और सरकार की अभी 7% भी नहीं है। सोचिए क्या कहती थी सरकार कि इतने लाख करोड़ का निवेश लेकर के आ रहे हैं। किसी उद्योगपति ने निवेश किया हो तो बताओ, आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री लग रही हो तो बता दो आप, मऊ में लग रही हो तो राजीव बता दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बजट क्या रहा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पोट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। क्या बजट दिया होगा उन्होंने, बताइए आप। सबको बिजली भी नहीं मिल रही। तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है, या जो हमारे पोट्री वाले लोग हैं, आर्टिसंस हैं, जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतज़ाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए और हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम करें। प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। राज्य उनके ऊपर अभी जिस तरह से सिद्धारमैया के ऊपर वहाँ के गवर्नर ने जांच के आदेश और मुकदमा खोलने की बात कही, उसको किस तरह से देखते? देखिए, बहुत से स्टेटों में ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय कि गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को DMSP बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहाँ 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है PDA के लोगों से। सर, बाई इलेक्शन होने जा रहा है सर, उपचुनाव में सर क्या उपचुनाव इंडिया गठबंधन और PDA जीतेगा। समाजवादी पार्टी उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे। सर, बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव? जिसमें बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। और अपने किसान भाई और बुनकर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए विशेष योजना ला करके उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करेंगे। आज आप अस्पताल का उद्घाटन ही करने आए हैं जी, लेकिन जनरली चल रही थी कि जहाँ पुल है वहाँ पर नदी नहीं बह रही थी, नदी कहीं और बह रही थी। तो कई बार नदी किसी कारण, हमारे डेवलपमेंट के कारण या जल भराव के कारण रास्ता बदल देती है। तो जब रास्ता बदल देगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप भी नदी के किनारे जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे, कभी नदी इधर बह रही है, कभी इधर बह रही है। लेकिन वो तो एक अलग सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये है कि नमामि गंगा और माँ गंगा को सफाई के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए आए थे वो साफ हो गए, उसके बारे में क्या कहोगे आप? सर, 10 सीटों में बाई इलेक्शन होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का फिर से विधायक नफीस जी आ गए। मैं नफीस जी का बहुत बहुत स्वागत है, आपके बीच आए हैं। अरे सुनो यार, कई बार गुस्से में हमसे भी कोई बात निकल जाती है। नफीस ने लगता है उस दिन खाना नहीं खाया था, उस दिन खाना नहीं खाया था उन्होंने, नहीं खाना नहीं खाया था, इसलिए गुस्से में कोई बात निकल गई, उसको बुरा मत मानिए। आपने कहा कि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं हम लोग कभी ध्यान में रखेंगे, जिससे कभी इस तरह का किसी कार्यक्रम में ना बात आए। स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है, तो जैसा उत्तर प्रदेश के जो